नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी ए योगेश वर्मा। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ऑल। चलिए देखते हैं ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या भला है। वैल्यू ऑफ सप्लाई 5 नंबर से 8 नंबर का इसमें से पूछा जाता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में मत लेना। इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, जितनी भी बातें हैं, उसको गहराई से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है। वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या मतलब होता है भाई? जिस वैल्यू पर सप्लाई करी जा रही है, अगर उस वैल्यू पर हम जीएसटी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीएसटी की अमाउंट आएगी। तो जीएसटी की जो है अमाउंट आएगी। अब ये वैल्यू क्या है ना, वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए दो चीज़ें गिवन है। एक है एक्ट में बातें गिवन है, जो कि आपका सीजीएसटी एक्ट हो सकता है, आईजीएसटी एक्ट हो सकता है, यूटीजीएसटी एक्ट हो सकता है, और हर स्टेट के एसजीएसटी एक्ट हो सकते हैं। तो इनमें भी बातें गिवन है, और कुछ रूल्स में बातें गिवन है जिन्हें हम वैल्यूएशन रूल्स बोलते हैं। जीएसटी के वैल्यूएशन रूल्स। ये जो वैल्यूएशन रूल्स है ना, वो सीए इंटरमीडिएट में नहीं है, सीएस और सीएमए वालों को करना पड़ेगा। तो उन्हें जो है मैं बाद में कराऊंगा, लेटर ऑन। पहले जो कॉमन टॉपिक्स है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये भी डिस्कस होगा, नो डाउट, बाद में डिस्कस होगा। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल जो एक्ट में बातें लिखी हुई है। तो ये एक्ट जो है वो क्या क्या बोलता है, ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 15 है जो वैल्यू की बात करता है। आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 20 है जो वैल्यू की बात करता है। और यूटीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 21 है जो वैल्यू की बात करता है। हर एक्ट में अलग सेक्शन नंबर हो सकते हैं। आपको सारे सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट कम से कम इतना तो याद कर लेना कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 में वैल्यू की बात करी गई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करी गई है। कंडीशंस देखते हैं क्या कंडीशंस लिखी हुई है। इफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, देन ट्रांजेक्शन वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसका क्या मतलब हो गया? पहले इस लाइन को समझते हैं। सप्लायर और यह है रेसिपिएंट। सप्लायर ने सर्विसेज सप्लाई करी या फिर गुड्स को सेल करा, और रेसिपिएंट ने पैसे दिए। रेसिपिएंट ने पैसे दिए, मान लेते हैं 1 लाख रुपए दिए, ये एग्री करा मैं 1 लाख रुपए दूंगा आपको। तो ये होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू, किस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हो रही है। वैसे देखा जाए तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। आप मुझे सर्विसेज गुड्स दो, बदले में मैं आपको कोई और सर्विस या गुड्स दूंगा, या कोई एसेट सप्लाई करूंगा, या कुछ पैसे कुछ एसेट सप्लाई करूंगा, कुछ भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन तो कैसे भी हो सकती है। तो यहां पर जो है, जिस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन हो रही है मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, जिस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा, जिस पर जीएसटी रेट लगेगी और जीएसटी कैलकुलेट होगा। ठीक, गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जी हाँ, हमें क्या पता, हम तो बस बैठ के सुन रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ ये बताया कि सप्लायर सप्लाई करता है सर्विस या गुड्स की, रेसिपिएंट पैसे देता है। जिस अमाउंट पर तय हुआ है कितने पैसे देगा सर्विस या गुड्स के लिए, उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन नंबर 1 कि सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए, आपस में इनका कोई नाता नहीं होना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 2, प्राइस जो है दैट शुड बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब सिर्फ प्राइस की अमाउंट पर जो है ट्रांजैक्शन हो रही हो, कोई एसेट या कोई नॉन मॉनेटरी चीज जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़े, ऐसा कुछ भी ना हो। सर्विस गुड्स दो, प्राइस लो, सर्विस गुड्स दो, पैसे लो। अगर सिंपल सी ये ट्रांजैक्शन है और रिलेशन नहीं है सप्लायर और रेसिपिएंट का, तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, जिस पर जीएसटी रेट मल्टीप्लाई कर हम जीएसटी की कैलकुलेशन करते हैं या जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब यही है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स और सर्विसेज। अब यहां तक की बात अगर समझ में आ गई तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, केसेस आते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है रिलेटेड। रिलेटेड पर्सन कौन से होते हैं?
तो वो कौन से होते हैं वो यहाँ पर जो है नीचे दे रखा है, और ये मैंने आपके स्टडी मटेरियल से ही स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा दिया है कि भैया रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं। इसको सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। हर सेक्शन में कुछ बातें लिखी होती है, प्रोविजंस लिखे होते हैं, कई बार उसके एक्सेप्शंस लिखे होते हैं जिसे हम प्रोवाइजो बोलते हैं, कई बार सब सेक्शन क्लॉजेज लिखे होते हैं, और कई बार उसके बाद उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है। तो ऐसे जो है पूरे एक्ट को डिज़ाइन करा जाता है ताकि सिस्टमैटिक ऑर्डर में सारी बातें हमें मिल जाए। सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं। पर्सन्स इंक्लूडिंग लीगल पर्सन्स, सभी लोग आ जाते हैं इसमें। डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन, माने जाएंगे कि वो रिलेटेड पर्सन है अगर सच पर्सन आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, मैं सप्लायर हूं, दूसरा व्यक्ति रेसिपिएंट है, बट यदि वो व्यक्ति मेरे बिजनेस में डायरेक्टर है या मैं उसके बिजनेस में डायरेक्टर हूं, या वो मेरे बिजनेस में ऑफिसर है, एक बड़ी पोस्ट पर है, या मैं उसके बिजनेस में एक ऑफिसर हूं, तो उस केस में हम दोनों रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। और फिर ये वाला जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वैल्यूएशन रूल्स लगेंगे जो आपके कोर्स में नहीं है, सीए इंटरमीडिएट में नहीं है। सीएस और सीएमए का हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स, हम दोनों की फर्म है और फर्म में हम दोनों बिजनेस करते हैं, तो हमने एग्रीमेंट जो बनाया था पार्टनरशिप डीड का, उसमें हम दोनों पार्टनर्स हैं। अब मुझे बताइए, अगर हम आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम रिलेटेड पर्सन होंगे या नहीं होंगे? मैं किसी भी फर्म में उसके साथ अगर पार्टनर हूँ और मैं कोई भी सेपरेट ट्रांजैक्शन भी कर रहा हूँ तो भी हम आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि हम एक फर्म में दोनों ही जो है पार्टनर्स हैं। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मैं सप्लायर, कोई रेसिपिएंट, हम दोनों आपस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, या तो मैं उसके अंडर काम कर रहा हूँ या वो मेरे अंडर काम कर रहा है मेरी कंपनी में। उस केस में क्या होगा? उस केस में जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू को सप्लाई की वैल्यू नहीं मानेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि भैया पर्सन, थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और ओन या होल्ड्स 25% और मोर ऑफ द वोटिंग स्टॉक शेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, मैं किसी थर्ड पर्सन को जानता हूं और वो थर्ड पर्सन उस व्यक्ति को भी जानता है। थर्ड पर्सन ने मेरी कंसर्न में यानी मेरे बिजनेस में भी 25% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग वो रखता है, और वो थर्ड पर्सन उस व्यक्ति के भी 25% या उससे ज़्यादा की होल्डिंग रखता है। तो भले ही हम आपस में नहीं जानते हो, पर एक थर्ड पर्सन का हम दोनों पर कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए हम दोनों भी आपस में रिलेटेड होंगे, ऐसा माना जाएगा। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। भैया ये है रेसिपिएंट, ये चलो ये सप्लायर है, और ये है रेसिपिएंट, और ये व्यक्ति जो है ये है थर्ड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो है वो यहां पर और यहां पर 25% या ज्यादा से अगर होल्डिंग रखते हैं तो उस केस में हम दोनों भी रिलेटेड माने जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे बोल सकता है भैया इस व्यक्ति को कम रुपए पर सप्लाई करो या इससे ज़्यादा रुपए पर लो, कुछ भी वो बोल सकता है अपने प्रॉफिट्स घुमाने के लिए, कुछ भी हम दोनों को कंट्रोल कर सकता है। तो भले ही हम एक दूसरे को नहीं जानते हो, बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अ थर्ड पर्सन वी विल बी ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन्स। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, मैं दूसरे को कंट्रोल कर सकता हूँ या दूसरा मुझे कर सकता है, यानी 50% ज़्यादा वोटिंग पावर होगी, 50% ज़्यादा होगी तो मैं किसी और को कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर उसके पास मेरे बिजनेस की ज़्यादा होल्डिंग होगी तो वो मुझे कंट्रोल कर पाएगा। कंट्रोल है तो हम रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है भैया थर्ड पर्सन कंट्रोल्स बोथ ऑफ देम। इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड पर्सन के पास 25% होल्डिंग नहीं है, अब वो मुझे कंट्रोल ही कर सकता है। 50% से ज़्यादा ही उसके पास एक तरह से होल्डिंग है, 50% ज़्यादा उसके पास राइट्स है, मुझे वो कंट्रोल कर सकता है और उसको भी कंट्रोल कर सकता है, दोनों को कंट्रोल कर सकता है, तो हम आपस में रिलेटेड होंगे। अरे भैया जब 25% पर ही आप रिलेटेड हो गए तो जब पूरा पूरा थर्ड पर्सन हम दोनों को कंट्रोल कर पाएगा तो हमसे वो कुछ भी ट्रांजेक्शन में एंटर करवाएगा। तो भले ही हम एक दूसरे को ना जानते हो, फिर भी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से हम रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल्स अ थर्ड पर्सन, ये भी इंटरेस्टिंग है। एक ये व्यक्ति है और ये दोनों हैं, ये दोनों आपस में वैसे रिलेटेड नहीं है, पर दोनों मिलकर इस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, इस व्यक्ति का बिजनेस या कुछ भी, क्योंकि इनकी होल्डिंग्स वहाँ पर ज़्यादा है। मे बी इसकी 30% है और इनकी 25% है, तो दोनों मिलकर थर्ड पर्सन को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, दैट मीन्स दे विल बी कॉल्ड एज रिलेटेड पर्सन फॉर दिस चैप्टर।
सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, जैसे हिंदू इंडियन फैमिली होती है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनियर ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भैया एक व्यक्ति, यह दूसरा व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है ये सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका मतलब कि इसके जो बिजनेस है उसका सिर्फ एक ही एजेंट है, दूसरा एजेंट ही नहीं है। तो यानी कि ये व्यक्ति इस पर काफ़ी डिपेंडेंट है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ बोली थी, सच पर्सन आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। इसमें हफ का तो एग्जांपल मैंने दिया, बट अगर हफ नहीं है और बाकी लोग भी हैं तो उस फैमिली के अंदर क्या आते हैं? उस फैमिली में आपके स्पाउस और चिल्ड्रन ही आते हैं वैसे देखा जाए तो। अगर मैं हूँ तो मेरे बीवी और मेरे बच्चे, और अगर लड़की की तरफ से देखा जाए तो उसका हस्बैंड और उसके बच्चे, यही फैमिली की डेफिनेशन में आते हैं जीएसटी के इस चैप्टर के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे चैप्टर में फैमिली का मतलब क्या होगा, इनकम टैक्स में फैमिली का मतलब क्या होता है, या रिलेटिव का मतलब क्या होता है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिलेटिव का मतलब क्या होता है। भाई मुझे उससे कुछ नहीं करना, मुझे इस चैप्टर में जानना है, और इस चैप्टर में क्या होता है फैमिली का मतलब वो मैंने आपको बताया। स्पाउस और बच्चे ही होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर भी हो जाते हैं। अगर वो मेनली डिपेंडेंट है मुझ पर तो वो भी मेरी फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यहां तक की बात किस किस को समझ में आ गई है जी? आगे तो ब्रेक ले सकते हो, छुट्टी बनाकर आ सकते हो, गाना सुनकर आ सकते हो, फिर रिज्यूम कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मेरा काम तो पढ़ाना है। हम लोग आगे रिज्यूम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि हम इसको 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लें। कई बार तो 1 क्लास में भी हो जाता है, बट मैं 2 क्लास फिर भी लूँगा। पहली क्लास में बेस बनाने के लिए, दूसरी क्लास में क्वेश्चन आंसर्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस या एग्जाम्पल्स डिस्कस करने के लिए। उसके बाद जो है हम दूसरे चैप्टर पर मूव करेंगे। यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 15 का सबसेक्शन 2 आ रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग, कि भैया वैल्यू में क्या क्या चीज़ें और आती है। सर अभी तो हमने जाना ट्रांजैक्शन वैल्यू आती है, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या चीज़ें आती है वो बताया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक प्राइस हमने यहाँ पर कोट करी थी 1 लाख रुपए, अगर मैं इसको ब्रेकअप दे दूँ आपको, इसका मैं ब्रेकअप दे दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया 1 लाख रुपए कैसे बनकर निकला है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ और बातें दे रखी है कि भैया जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू उसमें क्या क्या चीज़ें और भी इंक्लूड होती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ही बताते हैं। ध्यान से कान खोल कर सुनिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में बताते हैं, ये पॉइंट्स आपको सारे आने चाहिए, कि कोई भी प्रकार का टैक्स होगा, ड्यूटी होगी, सेस होगा, जैसे कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, फीस होगी, चार्ज होगा जो कि किसी भी लॉ में चार्ज किया जा रहा है अदर देन जीएसटी लॉ, और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स अंडर जीएसटी। इनकम टैक्स में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा जी। जीएसटी जो है उसमें भी टीसीएस का कॉन्सेप्ट होता है, पर वो ये वाला नहीं होता, इनकम टैक्स वाला नहीं होता, वो जीएसटी का टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वो टीसीएस और जो जीएसटी खुद है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स खुद है, उसको छोड़कर अगर आपका सामने वाला सप्लायर और ये रेसिपिएंट, और ये सप्लायर इसको बिल देता है और बिल में लिखता है भैया देखो 80,000 प्लस कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखता है जो जीएसटी नहीं है, जो टीसीएस भी नहीं है जीएसटी के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख देता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है सेस दे रखा है, ड्यूटी दे रखा है, कोई ड्यूटी ऐड कर देता है, वो सब जोड़कर मान लो 1 लाख रुपए आ रहा है, तो वो 1 लाख रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप बिल देखते हैं उसमें बिल में सारी चीज़ें जो है सामने वाले व्यक्ति को ही मिल रही है, उसमें कुछ और चार्जेस वगैरह भी वो जोड़ सकता है। वो सब जोड़कर जो अमाउंट आएगी ना, वो आपकी जीएसटी की वैल्यू मानी जाएगी, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सिमिलरली एनी अमाउंट supplier is liable to pay in relation to such supply but which is paid by the recipient and not included in the price actually paid or payable. That means ये हमारे सप्लायर भाई साहब हैं और ये हमारे रेसिपिएंट भाई साहब हैं। सप्लायर को जो है किसी थर्ड व्यक्ति मिस्टर ए को 10,000 रुपीज़ देने हैं। सप्लायर ने रेसिपिएंट को सेल करी 1 लाख रुपए की और ये कहा कि 1 लाख रुपए तो मुझे दे देना, इसके अतिरिक्त 10,000 रुपीज़ मुझे ना देकर मिस्टर ए को दे देना, क्योंकि मैं मिस्टर ए को जो है 10,000 देने वाला हूं, तो मैं आपसे दिलवा देता हूं। तो इसका मतलब देखा जाए तो सप्लायर को कितने का बेनिफिट मिला, उसको 1 लाख रुपए डायरेक्टली रिसीव हो रहे हैं और 10,000 जो उसको किसी और व्यक्ति को देने थे उसने अपने बिहाफ पर, मतलब किसी और से जो है पे करवा दिए, रेसिपिएंट से जो है पे करवा दिए। तो एक्चुअली में
1,10,000 रुपये की यहाँ पर सप्लाई हो गई है। आप 1,10,000 लेते और 10,000 इसको पे करते, आपने 1,00,000 रुपये लिए और 10,000 आपकी जो लाइबिलिटी थी वो किसी और से, रेसिपिएंट से पे करवा दी आपने। तो एक्चुअली में तो रेसिपिएंट ने आपको आपके लिए 1,10,000 रुपये काट लिए। तो दैट्स वाई 1,10,000 रुपीज़ जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बननी चाहिए। इसके बाद रखा है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, कमीशन, पैकिंग चार्जेस जो सप्लायर रेसिपिएंट से चार्ज करता है, वो सब भी जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी। एनी अदर अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, वो सारी चीज़ें भी सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड होगी। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। सप्लायर ने सर्विसेज सप्लाई करी, गुड्स सप्लाई करे मे बी, और रेसिपिएंट कहता है भैया गुड्स जो है मैं आपके यहाँ से नहीं लेने जाऊँगा, आप पहुँचा दीजिए। सप्लायर कहता है ठीक है भैया 1,00,000 रुपये चार्जेस हैं गुड्स के और 5,000 रुपये लूँगा तेरे को पहुँचाने के, पैकिंग वैकिंग करने के, या कुछ मैं कमीशन ले रहा हूँ या कुछ भी चार्ज एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो उस केस में रेसिपिएंट जो है 1,05,000 रुपीज़ पे करेगा। तो इस केस में आप ये मत बोल देना कि भैया गुड्स तो 1,00,000 रुपये के थे, 5,000 जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं होगा, इस पर GST चार्ज नहीं होगा। आप इनवॉइस में पूरा दिखाएंगे 1,00,000 प्लस 5,000 रुपये, टोटल 1,05,000, और उस पर GST चार्ज करेंगे आप। उस पर आप GST चार्ज करेंगे। इसके अलावा रेसिपिएंट बोलता है कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो गुड्स है ना, ये जो आपके रेडीमेड गुड्स हैं जिसकी प्राइस 1,00,000 रुपीज़ है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो, 25,000 रुपये और दे दूंगा और उसके बाद मुझे आप दे देना। तो इस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो 1.25 लाख बन जाएगी। भले जो सामान पड़ा था उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये थी, बट आपने जो चीज़ें चेंज करी रेसिपिएंट के कहने पर, या कुछ और आपने जो भी रेसिपिएंट ने कहा वो आपने टास्क को एग्जीक्यूट करा और उसके चार्जेस लिए, तो वो टोटल अमाउंट जो है देखी जाएगी कितना वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी एक्चुअली टेकन बाय सप्लायर फॉर डिलेड पेमेंट, इसको समझिएगा आप। एक इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी जो है वो सरकार लेती है, बट जो सप्लायर है और रेसिपिएंट है उनका भी तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट, एक्ट में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि अगर आपने डिले करा तो फिर मैं आपसे इंटरेस्ट भी लूँगा, अगर आपने टर्म को ब्रीच करा या लेट पेमेंट करी तो मैं लेट फीस भी लूँगा, या आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो जो रेसिपिएंट 1,00,000 रुपये का सप्लाई दे रहा है, नॉर्मली पैसा दे रहा है, उसके साथ 15,000 रुपये का कुछ इंटरेस्ट पेनल्टी भी सप्लायर ने ही चार्ज कर लिया, जो गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, सप्लायर को जा रहा है, बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन देम। इस केस में 1,15,000 रुपीज़ आएगा। इस केस में जो है 1,15,000 रुपीज़ आएगा, और ये पूरा 1,15,000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पूरा ही जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और आखिरी है सब्सिडीज लिंक्ड टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग द सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी जगहों पर ये भी होता है कि जो सप्लायर है और रेसिपिएंट है उसमें जितने भी ये वैल्यू पर सप्लाई करेगा, प्राइस पर सप्लाई करेगा, उससे लिंक्ड है कि कुछ उसको सब्सिडी मिलेगी। तो यदि सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने दी है तो उसे आप इसका पार्ट नहीं बनाएंगे। यानी कि रेसिपिएंट ने अगर 1,00,000 रुपये दिए तो वो 1,00,000 ही जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू मानी जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे सप्लायर है और यहाँ रेसिपिएंट है, और जो भी सप्लायर सप्लाई कर रहा है उसके बदले जो रेसिपिएंट पैसे देगा उसके बदले सप्लायर को कुछ सब्सिडी मिलने वाली है। मान लेते हैं 1,00,000 में जो है 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, तो नेट प्राइस जो है 80,000 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी। तो 80,000 पर GST चार्ज नहीं होगा, पूरे 1,00,000 रुपये पर ही GST चार्ज होगा। हाँ, अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो उस सब्सिडी को आप माइनस कर सकते हैं और नेट अमाउंट पर आप GST लगा सकते हैं, GST रेट लगा सकते हैं। ये सिंपल सी जो है बात करी गई है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा, सब्सिडी रिसीव रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें एक कैच है, कोई भी अगर आपको वैल्यू दे रखी है और उसमें बताया हुआ है कि सब्सिडी को एडजस्ट करा है, सब्सिडी को एडजस्ट करा है, दैट मीन सब्सिडी को प्राइस से माइनस करा हुआ है, उस केस में तो आप एडजस्टमेंट करेंगे। अगर सब्सिडी को एडजस्ट करा ही नहीं हुआ, 1,00,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई, सब्सिडी भी आपको मिली, वो एडजस्ट करा ही नहीं हुआ, प्राइस को कम करा ही नहीं हुआ,
तो उस केस में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर माइनस करा है तभी प्लस होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। मिस्टर ए ने सोलर पैनल को बेच दिया 50,000 का आफ्टर एडजस्टिंग सब्सिडी ऑफ 20,000। उसे पता है कि 20,000 रुपये की तो सब्सिडी मिलेगी, तो वो एडजस्ट करने के बाद जो चैरिटेबल ट्रस्ट से मिली और 16,000 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली, ये दोनों एडजस्ट करने के बाद 50,000 रुपये पर जो है बेचा है। क्योंकि बेचने पर बेनिफिट मिलेगा ना, तो आपने अपनी प्राइस को पहले ही कम कर लिया सब्सिडी अमाउंट से। तो इस केस में 50,000 जो है वो एडजस्ट कर अमाउंट आई है। और हमने अभी ये पढ़ा कि सब्सिडी माइनस नहीं करनी होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिले तो वो माइनस कर सकते हैं। तो इस केस में 16,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिले थे और वो माइनस करने के बाद ही 50,000 रुपये आया है। उस 16,000 को तो एडजस्ट नहीं करेंगे, पर जो 20,000 कहीं और से मिला, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला, कोई एनजीओ वगैरह से मिल गया, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। और 50,000 रुपये जो एडजस्ट कर अमाउंट आई है उसमें 20,000 रुपये ऐड करेंगे और 70,000 ऐसे आपके पास अमाउंट आएगी जिस अमाउंट पर जीएसटी चार्ज होगा। इस अमाउंट पर जो है जीएसटी चार्ज होगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं। एक्स फैक्ट्री का मतलब क्या होता है और एफ सेल का मतलब क्या होता है। फ्री ऑन रोड और एक्स फैक्ट्री। देखिए, ये जो फैक्ट्री होती है ना, ये सेल की टर्म्स होती है, आपको पता होनी चाहिए। ये अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर हुआ है रेसिपिएंट के साथ एक्स फैक्ट्री टर्म्स पे, तो उस केस में फैक्ट्री से बाहर निकलते ही आपकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू टेक द गुड्स विथ हिम और हर। हाउएवर, अगर आपका ट्रांजेक्शन का जो टर्म्स है वो एफओआर बेसिस पर है, फ्री ऑन रोड, फ्री ऑन रोड एफओआर, तो उस केस में आपकी ड्यूटी है कि आप इन गुड्स को बायर तक पहुंचाएंगे, तब जो है एक्चुअली में ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ये 2 चीज़ें हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए। एक्स फैक्ट्री सेल मीन्स सेल इज कंप्लीट वंस द गुड्स मूव्ड आउट ऑफ द फैक्ट्री एंड इट इज द बायर्स ड्यूटी टू टेक गुड्स एट हिज प्रीमाइस। ट्रांजेक्शन वैल्यू डजंट इंक्लूड फ्रेट चार्जेस इन दिस केस। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेट चार्जेस हैं, जो फ्रेट है वो बायर पे करेगा और उसी की ड्यूटी है कि वो अपने घर तक लेकर जाए, तो इसमें आपका कोई नाता नहीं है। इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू में आप फ्रेट को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आपकी ड्यूटी है कि आप इसे बायर तक पहुंचाएं और उसके लिए आप फ्रेट डेफिनेटली चार्ज कर रहे हैं और आपका किराया लग भी रहा है और आप सामने वाले से वसूल भी कर रहे हैं, तो इस केस में जो फ्रेट है वो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इवन नॉट ओनली द फ्रेट बट ऑल्सो द ट्रांजिट इंश्योरेंस, कि भैया रास्ते में ले जाते हुए कुछ हो गया, दिक्कत हो गई, तो उसका इंश्योरेंस भी करा लेता हूँ। वो सारी चीज़ें भी जो है सेलर बियर करेगा और वो सब चीज़ें जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बनेगी, बिकॉज इट इज द सेलर्स ड्यूटी टू प्रोवाइड गुड्स एट द बायर्स प्लेस इन केस ऑफ एफओआर ट्रांजैक्शन, फ्री ऑन रोड ट्रांजैक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है। कई बार ना स्कीम्स आती है बाय मोर सेव मोर, ज़्यादा खरीदोगे तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। 1 लोगे तो 100 रुपये का है, 2 लोगे तो 180 रुपये का है, तो प्राइस तो बढ़ रही है बट पर यूनिट प्राइस कम हो रही है। यू आर गेटिंग अ डिस्काउंट इफ़ यू आर टेकिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स। तो ये जो डिस्काउंट होते हैं इसको आप वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाते हैं, बिकॉज दीज आर द डिस्काउंट विच आर ऑलरेडी नोन, कि भैया ज़्यादा खरीदोगे तो कम आपकी प्राइस होनी तय है, और आप ज़्यादा खरीद रहे हैं तो क्या नुकसान है, प्राइस आपकी कम होगी, डिस्काउंट मिलेगा, और जिस अमाउंट पर तय हुआ है डिस्काउंट के बाद उस अमाउंट पर ही आप ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वही आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। कई बार तो ईयर एंडिंग और वॉल्यूम डिस्काउंट भी मिलते हैं, जैसे कि 1% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10,000 पीसेज जो है 1 साल में आपने बेच दिए, और 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 15,000 पीसेज आपने पूरे साल में बेच दिए। अब आपको नहीं पता कि पूरे साल में आप 10,000 पीसेज या 20,000 या 15,000 पीसेज आप बेच पाएंगे, बट एटलीस्ट आपकी टर्म तो ये कहती है कि हमारा एग्रीमेंट पहले हो चुका है, अगर आप बेच पाएंगे तो आपको 1% का डिस्काउंट बाद में मिलेगा। तो पहले तो पुरानी प्राइस ही चलती रहेगी जैसे जैसे सप्लाई हो रही है, बट यदि टोटल 10,000 हो गया, 20,000, 15,000 जैसा भी ये हो गया, फिर आपको पूरी अमाउंट पर जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपको डिस्काउंट पहले से ही पता था सप्लाई के टाइम पर, तो इस केस में जो है आप बाद में जो है क्रेडिट नोट देकर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कई लोगों को नहीं पता होगा ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट ये क्या होता है, मैं क्या डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए एक और एग्जांपल लेंगे। सप्लायर है, रेसिपिएंट है, सप्लायर ने सप्लाई करा, रेसिपिएंट ने पैसे देने का वादा करा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में जो ये सप्लायर है
ये अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा भैया मैंने बेचा है, तो ये डेटर शो करेगा मिस्टर ए को, जो कि मिस्टर ए रेसिपिएंट है, और रेसिपिएंट साहब जो है क्रेडिटर शो करेंगे मिस्टर बी को, क्योंकि इनको पैसा देना है। जब पैसा ये दे देंगे तो डेफिनेटली एंट्री पास करेंगे क्रेडिटर डेबिट टू बैंक, और ये व्यक्ति एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट टू डेटर कि पैसा मेरे पास आ गया है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखी हुई है। अब मान लेते हैं ट्रांजैक्शन हो गई, और ट्रांजैक्शन ऐसी चली आ रही थी और चली जा रही है, पर पूरे साल में 10,000 से ज़्यादा क्वांटिटी की जो है सप्लाई हो गई। अब क्योंकि रेसिपिएंट ने 10,000 से ज़्यादा खरीद लिया, तो एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था कि अगर मैं खरीदूंगा तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट मुझे मिलेगा पूरी क्वांटिटीज़ पे जो मैंने खरीदी है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर बिल दोबारा से इशू नहीं किया जाएगा रिवर्स करने के लिए, यहाँ पर एक क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा, डेबिट नोट इशू किया जाएगा। कौन क्रेडिट नोट इशू करेगा, कौन डेबिट नोट इशू करेगा? द आंसर इज रियली सिंपल, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, ये सप्लायर है, ये व्यक्ति जो है क्रेडिट नोट इशू करेंगे। क्रेडिट नोट का मतलब कि भैया 1% अमाउंट से हम आपसे पैसा अब कम लेंगे। क्यों कम लेंगे? क्योंकि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जो भी डेटर में बैलेंस आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस आ रहा है, जो भी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हो रही होगी, जो भी सप्लाई इन्होंने करी होगी, अब डिस्काउंट दे दिया पुरानी अमाउंट पर, सभी अमाउंट पर दे दिया डिस्काउंट, वो निकल कर आया 3 लाख रुपए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस डेटर वाले बैलेंस को 3 लाख से क्रेडिट कर दिया, 3 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया, ठीक। और क्रेडिट करने के बाद ये क्रेडिट नोट इस व्यक्ति को दे देंगे कि भैया हमने आपको बुक्स में क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट नोट के थ्रू जो है एडजस्टमेंट करी जाएगी। बिल तो पहले ही आप दे चुके थे, बिल में पूरी अमाउंट पर जीएसटी चार्ज कर चुके थे। अब क्योंकि बाद में आपको डिस्काउंट मिल रहा है जिसका एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था, उसको कंपनसेट करने के लिए आप एंट्री पास करेंगे, और एंट्री पास करने के लिए बिल नहीं देंगे बल्कि एक क्रेडिट नोट देंगे कि हमने अपनी बुक्स में आपको क्रेडिट करा है और इतने से पैसे आपको अब कम देने होंगे। तो ये क्रेडिट नोट पर जो है चीज़ें लिखी होगी, जीएसटी का अमाउंट भी लिखा होगा, उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, उसका रिवर्सल करना पड़ेगा। और सिमिलरली जो रेसिपिएंट है वो एक डेबिट नोट इशू करेंगे कि भैया हमने अपनी बुक्स में आपको इतने अमाउंट से डेबिट कर लिया, जो डिस्काउंट हमें अब रिसीव हो रहा है पुरानी सभी क्वांटिटीज़ पर, जिसका एग्रीमेंट पहले से हो रखा था बट पता बाद में चला कि अच्छा मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे कर जो है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में दोबारा से आएगा, इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अमाउंट है इसे आप वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूड कर देंगे, बाद में आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे, या जीएसटी जो ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं ज़्यादा अमाउंट पर, बाद में उसको रिवर्स कर देंगे आप, ये करना पड़ेगा जी। दूसरे टाइप के डिस्काउंट होते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट, जैसे कि कैश डिस्काउंट, जल्दी पेमेंट करने पर डिस्काउंट। वो पहले से एग्री नहीं होते हैं, वो क्वांटिटी परचेज करने के टाइम नहीं पता होता कि इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा, इसीलिए वो डिस्काउंट सप्लाई की वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं किए जाते। अगर पहले से मालूम है कि इतना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, भले ही बाद में मिले, पर एग्रीमेंट पहले हो चुका है एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई, ओनली देन दैट डिस्काउंट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, अदरवाइज इट वोंट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ चीज़ें नहीं आती है, और जो आपको ऑलरेडी पता है मैं बता चुका हूँ, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में डिस्काउंट की बात करते हैं। जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर उस डिस्काउंट को इनवॉइस पर सेपरेटली शो करा गया है, जैसे कि आप बिग बाज़ार में जाइएगा, आप मोर में जाइएगा, किसी भी मॉल में जाइएगा, उसमें अगर डिस्काउंट लिखा है कहीं पर, उसको बाय कर लीजिएगा। 20 रुपये 30 रुपये की चीज़, 100 रुपये की चीज़, कुछ भी बाय करिएगा। बिल जनरेट होगा, बिल जनरेट पर लिखा होगा कि भैया ये MRP है माइनस डिस्काउंट, बैलेंस अमाउंट मल्टीप्लाई बाई GST, जिसमें CGST SGST हो सकता है या IGST हो सकता है, जो भी है आप देख लीजिएगा, और ये आपकी बिल अमाउंट आ जाएगी, इनवॉइस अमाउंट। तो अगर उन्होंने डिस्काउंट बिल पर सेपरेटली शो करा है, माइनस करके शो करा है, और वो ऑलरेडी एग्री हो चुका था कि इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा, बिकॉज आपने देखा और वहाँ लिखा होता 10% डिस्काउंट मिल रहा है इस पे, इस बिस्किट पे, पहले से एग्री हो रखा था। MRP जब बिस्किट उठाया तो उस पर MRP तो 5 रुपये लिखा हुआ था, पर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि भैया 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप गए, 4.5 रुपये आपने पे करे, पर जो बिल निकल कर है उसमें 5 रुपये थे, माइनस 0.5 10% का डिस्काउंट और 4.5 रुपये, और उस पर जो है GST चार्ज किया होगा। तो ये ऐसे जो है डिस्काउंट अलाउ होता है, अगर पहले से आपको पता है और इनवॉइस में सेपरेटली शो करा हुआ है तो।
अगर डिस्काउंट अलाउ किया गया है सप्लाई होने के बाद, जैसे कि हमारे ऊपर वाले केस में ऐसा हुआ था, 10,000 क्वांटिटी सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट को अलाउ करा गया, पर अगर टर्म्स पहले से एग्री कर रखे थे कि भैया ऐसा होगा, हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप कंडीशन मीट करोगे तो, और इसलिए बाद में जब कंडीशन मीट होती है तब एक्चुअली में जो है डिस्काउंट दिया जाता है, उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, डिस्काउंट पोर्शन पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का? इसका मतलब ये कि जब सप्लायर ने रेसिपिएंट को बेचा तो रेसिपिएंट ने खरीदा, 1,00,000 रुपये और 18% का जीएसटी दिया, 18,000 रुपये का जीएसटी पे करा। ये 18,000 का जीएसटी सप्लायर ने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी कंपोनेंट होगा मैं टोटल में बता रहा हूँ एक बार। इस 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है रेसिपिएंट, क्योंकि जब ये आगे सप्लाई करेगा तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा और उसमें से माइनस कर सकता है जितना ये टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है। बट अगर इसको फ्यूचर में डिस्काउंट मिल जाएगा, 10,000 रुपीज़ का मान लेते हैं डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि ऐसी कंडीशन थी कि ज़्यादा परचेजिंग कर ली तो हम डिस्काउंट दे देंगे, और वो डिस्काउंट इसको मिल गया, तो वो 10,000 रुपीज़ के डिस्काउंट पर जो 18% निकालेंगे तो 1,800 रुपये आएगा। ये 1,800 रुपये का जीएसटी का क्रेडिट तो ये ले रहा है, बट एक्चुअली में क्योंकि इसका डिस्काउंट मिल गया और उस पोर्शन पर जीएसटी भी एक्चुअली में इसको नहीं देना चाहिए था, जो पैसे इसको सप्लायर से मिल भी जाएंगे बाद में, डिस्काउंट के पैसे इसको वापस मिल भी जाएंगे, क्रेडिट नोट डेबिट नोट के माध्यम से बैलेंस अमाउंट ही आगे एडजस्ट करेंगे, एक दूसरे को पे करेंगे, तो वो 1,800 रुपये जो है ना मेरे दोस्तों, वो ये क्रेडिट अब नहीं ले सकते हैं। अगर वो क्रेडिट ले लिया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा जी, यानी अपने आउटपुट टैक्स में ऐड कर कर पे करना पड़ेगा। यदि ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके हैं, पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया, डिस्काउंट बाद में मिला, जिस डिस्काउंट के पोर्शन पर जो जीएसटी बनता है वो पैसे सप्लायर ऑलरेडी इसको वापस करने के लिए तैयार है, तो उस केस में आपको जीएसटी भी जो आपने क्रेडिट लिया है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम सप्लायर ने जो जीएसटी 18,000 रुपये का कलेक्ट करा था ये वो गवर्नमेंट को पे कर चुके होंगे, पर बाद में 1,800 रुपये का जो है रिवर्सल होने वाला है जीएसटी का, तो उसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं, ये भी जो है अपनी बुक्स में उसे रिवर्स कर सकते हैं, जीएसटी के रिटर्न में शो कर सकते हैं कि भाई तो मैंने फ्यूचर में डिस्काउंट दिया है, क्रेडिट नोट इशू करा है, उस पर इतना का जीएसटी बनता है तो उसे मैं माइनस कर रहा हूँ, या उसका मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। डिपॉजिट अगर आपको मिलता है, सप्लायर ने कहा भैया सप्लाई करूंगा, पर पहले जो है 1,00,000 रुपये की वैल्यू का सप्लाई कर रहा हूँ, कम से कम 15,000 तो मेरे पास डिपॉजिट रख, वो डिपॉजिट रख दिया, 1,00,000 की ट्रांजेक्शन हुई, 1,00,000 रुपये आ गए, 15,000 आपने रिटर्न कर दिए, तो कोई बात नहीं, इस 15,000 को आप वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने डिपॉजिट लिया, उस डिपॉजिट को बाद में रिटर्न कर दिया। कई बार बड़ी ट्रांजेक्शन होती है उसमें बिना डिपॉजिट के काम नहीं होता, इसके लिए डिपॉजिट लेना जरूरी होता है भरोसे के लिए। अब मान लेते हैं कि आपने 15,000 रुपये डिपॉजिट लिया, 1,00,000 की ट्रांजेक्शन है, सामने वाले व्यक्ति कहते हैं भैया 15,000 तो मैं आपको डिपॉजिट के दे चुका हूँ, एडजस्ट कर लेना, 85,000 और दे देता हूँ। तो इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,00,000 की थी, 15,000 डिपॉजिट के नाम पर आया, बट उस डिपॉजिट के अमाउंट को आपने एडजस्ट कर लिया ट्रांजैक्शन वैल्यू में, तो यहाँ पर जो 1,00,000 रुपये की वैल्यू ही मानी जाएगी, बिकॉज डिपॉजिट अमाउंट इन दिस केस हैज़ बीन एडजस्टेड विद द ट्रांजैक्शन वैल्यू, इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल को सब्सटेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ये लास्ट एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। पढ़कर जरूर आइएगा, सारी चीज़ें रिवाइज कर जरूर आइएगा। जैसे मान लेते हैं कि सेल कर रहे हो 1,000 यूनिट या उससे ज़्यादा की, और सप्लायर आपको 10% डिस्काउंट देगा एग्रीमेंट के हिसाब से, एक यूनिट की प्राइस है 100 रुपये, आपने सिर्फ 600 यूनिट खरीदी, तो जब आप 600 यूनिट खरीद रहे हैं तो आपने 1,000 रुपये से 1,000 यूनिट से ज़्यादा आपने नहीं खरीदी है, 1,000 यूनिट आपकी नहीं हुई है, पर नेक्स्ट मंथ आपने जो है 500 यूनिट खरीद ली है, और एग्रीमेंट कहता था पूरे साल में अगर आप 1,000 यूनिट कर लेंगे तो सभी यूनिट्स पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो एग्रीमेंट के हिसाब से जो 600 यूनिट पहले खरीदी गई थी, उस 600 यूनिट पर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये पर यूनिट कर 60,000 आएगा, 60,000 पर 18% बनेगा, ये 18% बनकर निकला 10,800, ये ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। ठीक है ना, इसको आप एडजस्ट भी करेंगे, ये आप ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हो, और जो आउटपुट टैक्स आपका आएगा उसमें से आप माइनस भी कर लेंगे, इतना मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट नाउ मिस्टर ए को जो है डिस्काउंट मिल गया 10% का, दैट मीन्स 60,000 पर 6,000 का डिस्काउंट मिला, उस 6,000 पर जीएसटी निकल कर आया 1080। अब भैया गड़बड़ हो गई ना, पहले ट्रांजेक्शन 60,000 की कर ली और डिस्काउंट जो एग्री हो रखा था वो मिला बाद में, तो पुराने जीएसटी को आप यूज़ कर चुके जो आपने ऑलरेडी पे करा था, अब आपको उसका रीबेट मिल रहा है, आपको उसका एक तरह से पैसे वापस मिल रहे हैं, उस जीएसटी के पोर्शन के भी, साथ में जो डिस्काउंट है उसके भी। तो यानी कि जो आपने ज़्यादा क्रेडिट ले लिया है उसमें से 1080 का नहीं लेना था, क्योंकि डिस्काउंट
मिल गया है आपको, प्राइस आपकी कम हो गई है, तो उतने पोर्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा जी। रिवर्स करने का मतलब सरकार को दोबारा से पे करना पड़ेगा। आसान शब्दों में, जितना भी डिटेल में कराया जाए जीएसटी जो है उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है, क्योंकि जीएसटी तो क्वालिफाई होने के बाद भी सीए इतने सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशन आ रहे हैं और प्रोफेशनल्स को भी अच्छा खासा ज्ञान नहीं है इसका। मतलब जो डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसमें भी उन्हें अच्छे से नहीं मालूम है। जो लोग काम करते हैं, सीएस जाते हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीएस जाते हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए कि भैया ऐसा है। वो तो सरकार का एक गवर्नमेंट पेपर पास कर बने, इनकम टैक्स का पेपर पास करके थोड़ी बने हैं वो, वहाँ पे नौकरी थोड़ी लगी है। वो तो गवर्नमेंट का एग्जाम पास कर वहाँ पर लग गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कराई है कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, कब ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानते हैं, वो सब चीज़ें जो है पढ़कर आएंगे। सब्सिडी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप पढ़कर आएंगे। चाहे तो आगे के क्वेश्चन आंसर्स भी आप पढ़कर आ सकते हैं, ट्राई करके आ सकते हैं। मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और इस चैप्टर को जो है पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपके स्टडी मटेरियल में ढेर सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ढेर सारी इलस्ट्रेशंस हैं, ढेर सारी बातें लिखी हैं, सेक्शन प्रोविजंस एनालिसिस, इतनी मोटी ग्रंथ है, 2-2 मॉड्यूल दे रखे हैं। अगर उसको पढ़ाने लग गए तो आपका कोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। पर मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि उस बुक के मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ये मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, पर अभी मैंने उसको जो है पीछे के लिए रख दिया है। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एंड साइड बाय साइड इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन स्टडी विथ योर स्टडी मटेरियल एज वेल। कि भैया ये तो हमने यहाँ पढ़ा, अब एक बार मटेरियल पढ़कर देख लेते हैं। अगर उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह लिखी है तो उस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं और प्रोविजंस वाले पार्ट को पढ़ सकते हैं। वो सारा पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं उसको भी ट्राई करिएगा आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन का आपको क्वेश्चन आंसर ट्राई कर लेना चाहिए, और इसका भी जैसे ही आएगा वो भी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हम लोग अपनी स्पीड में चलेंगे और जल्दी से जल्दी जो है आपका ये कोर्स जो है हम कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन आंसर्स, ताकि एग्जाम के लिए भी आपका एटलीस्ट सिलेबस हो चुका हो। और जितने भी क्वेश्चन आंसर से जैसे जैसे आते रहें वो आप डेली एक आधा वीडियो जो है देखते जाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, रिवीजन होती जाए। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद एंड बाय बाय।